Hello, welcome, my dear students. So I'm back again with another very important, part of our book that we are studying, and it is Peter Berry's Beginning Theory. Beginning Theory में हम लोग इस समय जो है लाइन वाइज लाइन स्टडी कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट क्लास आई थिंक ये पांचवी छठवीं क्लास हमारी होगी पीटर बेरी पर, जहाँ पर हम लाइन वाइज लाइन स्टडी कर रहे हैं. तो आप सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाइए एंड शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम students who are preparing for NET JRF examination और हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग लिटरेचर. लिटरेचर सीखने में जिनको आनंद आता है, नेट जेआरएफ और टीजीटी पीटी जैसे एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है. स्पेशली मैं कहूँ तो लिटरेचर का जो भी कोई स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है. इम्पोर्टेंट क्यों है बच्चा? तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लिटरेचर है भाई, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए. खास करके थ्योरी का जो पार्ट होता है वो तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. अगर आप हायर एजुकेशन के एक एस्पिरेंट हैं, आगे आप सोच रहे हैं कि आप डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एज़ अ प्रोफ़ेसर आप काम करना चाहते हैं, तो थ्योरी जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है. कारण उसकी क्या है कि थ्योरी को एक ऐसा पार्ट ऑफ लिटरेचर का मान लिया गया है कि इसके बिहाफ़ पर ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि जज किया जाता है कि कितनी डेप्थ नॉलेज आपकी है. और वैसे भी ये बड़ा डेप्थ वाली चीज़ भी है, इसको आप पढ़ेंगे, इसके डीप में जाएँगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ आपने जाना है यहाँ पर. तो चलिए इसी की हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी क्या है कि आप जो हमारा लिटरेचर क्रैक वाईटी चैनल हमारा है, इसको आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए एंड देन शेयर इट टू अदर्स. दूसरों को भी भेजिए एंड आस्क देम कि इस प्रकार की एक क्लास चल रही है, जहाँ पर आपको सबसे हट करके कह सकते हैं कि अनलाइक अदर्स चैनल आपको बहुत सारे नोट्स एंड ऑल नहीं दिए जाते. रादर आपको बुक पर फ़ोकस किया जाता है, जो जो कुछ बुक बेसिक बुक्स होती हैं, जो आपको पढ़नी चाहिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक नेट जेआरएफ एस्पिरेंट जो है उसको पढ़नी ही चाहिए. कोई अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वगैरह की तैयारी कर रहा है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बहुत सारी वैकेंसीज़ आती रहती हैं, तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है. तो नॉलेज आपके पास ज़रूर इसकी होनी चाहिए एंड दिस क्लास इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दोज़ जिन लोगों ने नेट जेआरएफ जैसे एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर लिए हैं, बट इवन दे आर वेरी वीक इन थ्योरी. थ्योरी के पार्ट में, क्रिटिसिज़्म के पार्ट में बड़े वीक हैं, उनसे कुछ पूछा जाता है तो बहुत जवाब नहीं दे पाते हैं, एग्ज़ामिनेशन निकल गया, दैट्स अनदर थिंग. उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है एंड दोज़ हू आर लिटरेचर लवर्स, जिनको लिटरेचर पसंद है, उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. और इस क्लास की सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है कि इट इज़ अवेलेबल टू यू इन बाइलिंगुअल मोड. बाइलिंगुअल मोड में स्पेशली मैं कहूँ तो हिंदी में आपको अवेलेबल है, वेयर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर्स कैन बी गेट क्लियर्ड. आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट बुक का है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो इन योर ओन लैंग्वेज, बिकॉज़ दिस क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है, डिज़ाइन किया गया है जो मतलब पढ़ तो लेते हैं बट दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट. उनको समझ नहीं आता उस समय एग्ज़ामिनेशन पास करना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन पास करना, दैट इज़ अनदर थिंग. वो बहुत अलग चीज़ होती है. और यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन पास करना दैट इज़ नॉट अ टफ डील एट ऑल, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन ऐसे बच्चे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, या नंबर नहीं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं सीख पाए, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसको समझ लें, उसके बाद जो है वो अपनी पढ़ाई को और थोड़ा-सा ब्रॉडर लेवल पर लेके जाएँ. तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं. आई होप कि आप सब इस क्लास का एन्जॉय भी कर रहे होंगे. तो कमेंट्स वगैरह में आप लोग ज़रूर लिख दिया करिए, जिसको-जिसको इस क्लास में मज़ा आ रहा हो, वो ज़रूर कमेंट में लिख दिया करे. जब हमारा चैनल पे आपके जो है ये वीडियो आती है, तो आप वहाँ ज़रूर निश्चित रूप से कमेंट में अपने मेंशन कर दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट और किया जाए. हाँ, व एक चीज़ और कि अभी 1 महीने आई थिंक जून लास्ट तक के अगर मैं बात करूँ, तो देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंस इन योर क्लासेस. क्लासेस में आपके डिस्टर्बेंस हो सकते हैं. कुछ कोर्सेज़ वगैरह हमको करने हैं, बाहर जाना है एंड और भी कुछ काम है एंड गर्मी भी बहुत है. लेकिन आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी. आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन उसके बाद आपकी क्लासेस बहुत ही कह सकते हैं कि रफ्तार में चलेगी, स्पीड में चलेगी, पेसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएँगे. तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं. अभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एट 46-47 टेम्परेचर रन रन कर रहा है जहाँ पर मैं हूँ. एंड दिस क्लास इस क्लास को बहुत सिंपल तरीके से मैं लेता हूँ. कभी मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना करके आपको डालूँगा तो यू विल फील कि मैं किस एटमॉस्फेयर में क्लास लेता हूँ. दिस वेरी सिंपल एटमॉस्फेयर. एक जो है पेडेस्टल फैन लगा हुआ है जो मुझे हल्की-हल्की हवा दे रहा है
एंड लाइट्स चारों तरफ हैं और उसकी गर्मी अलग है और छत के नीचे हैं, उसकी गर्मी अलग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम रिकरेंट आइडियाज़ इन क्रिटिकल थ्योरीज़। हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुँचे हुए थे, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। कुछ रिकरेंट आइडियाज़ हैं जो हमारे क्रिटिकल थ्योरीज़ में पीटर बेरी साहब कह रहे हैं कि भैया आप जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा-सा ये आइडिया भी आप ले लो, तो आपके लिए अच्छा होगा कि कुछ आजकल कौन-कौन सी रिकरेंट आइडियाज़ चल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो कह रहे हैं कि दीज़ डिफरेंट अप्रोचेज़ ईच हैव देयर सेपरेट ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्रीज़। अभी इसके पहले लास्ट क्लास में देखें तो वी हैव टॉक अबाउट अ नंबर ऑफ अप्रोचेज़ इन थ्योरी। थ्योरी में हमने बहुत सारे अप्रोचेज़ के बारे में बात करें, चाहे वो हमारा मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज़्म का रहा हो, जो अप्रोच रहा हो, जो कि अपने आप को रिवाइव कर रहा है 60s में। हमारा मार्क्सिस्ट जो अप्रोच है, हम चाहे उसकी बात करें। उसके बाद हमारे जो और अप्रोचेज़ आए, स्ट्रक्चरलिज़्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म का जो हमारा अप्रोच आया, उसके बारे में बात करें हम। अ, स्ट्रक्चरलिज़्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़्म, तो उसके बारे में हम बात कर लें, या कह रहे हैं कि उसके साथ-साथ जो है कुछ और आए, जैसे न्यू हिस्टोरिसिज़्म आया। ये हमारी एक अप्रोच थी न्यू हिस्टोरिसिज़्म की। और उसके बाद जो है साइको एनालिटिक, जो है साइको एनालिटिक एनालिटिक अप्रोच जो हमारी आई थी, एनालिटिक अप्रोच, चाहे हम इसकी बात करें तो ऊपर हमने ये सारे अप्रोचेज़ आपको थोड़ा-थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। चाहे वो फेमिनिस्ट हमारा जो अप्रोच है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे जितने भी अप्रोचेज़ हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फेमिनिस्ट में फिर अलग-अलग जो है अप्रोचेज़ आए हैं। आगे आप चलेंगे तो एलजीबीटीक्यू से लेके क्वेयर थ्योरी तक आप सबको मिलेगा। तो कह रहे हैं कि इन जितनी भी थ्योरीज़ हमने पढ़ा है, सबका अपना एक सेपरेट ट्रेडिशंस है, उनकी अपनी हिस्ट्रीज़ है, जो भी अप्रोचेज़ हमने पढ़े। बट सेवरल आइडियाज़ आर रिकरेंट इन क्रिटिकल थ्योरी एंड सीम टू फॉर्म व्हाट माइट बी रिगार्डेड एट इट्स कॉमन बेडरॉक। लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो हर एक आप देखेंगे कि कोई भी अप्रोच आ जाए, हर अप्रोच में कॉमन सेंस तरीके होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दे आर फाउंडेशन। फाउंडेशन टाइप के हैं कि हाँ, क्रिटिकल थ्योरी का वो फाउंडेशन है और कोई भी अप्रोच आएगी, ये लोग रहेंगे ही। Hence it makes some sense to speak of theory as if it were a single entity with a set of underlying beliefs। अगर हम इस प्रकार से बात करें थ्योरी के बारे में, तो थ्योरी को क्या कह सकते हैं? एक सिंगल ऐसी एंटिटी है विथ अ सेट ऑफ अंडरलाइंग बिलीफ्स, जिसके अंदर कुछ ऐसे बिलीफ्स के सेट हैं। एज लॉन्ग एज वी आर अवेयर दैट डूइंग सो इज सिंप्लीफिकेशन, सम ऑफ दीज रिकरेंट अंडरलाइंग आइडियाज ऑफ थ्योरी आर लिस्टेड बिलो। इन्हीं जो थ्योरी जो है एक क्या है, सेट ऑफ आइडियाज है। इन्हीं आइडियाज में से जो कि मतलब हर जगह पाए जाते हैं, उन्हीं में से कुछ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि थोड़ा-सा हम इस पर लाइट डालेंगे। Many of the notions which we would usually regard as the basic, कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नोशंस हैं जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि बेसिक्स है। जैसे मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि ये बेसिक्स बुक्स हैं, वैसे ही ये बेसिक्स हैं। ये क्या है? गिवन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस, एज़ द बेसिक गिवन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस इंक्लूडिंग आवर जेंडर आइडेंटिटी। जैसे हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या है? दैट इज़ बेसिक्स जो हमें दी गई है। आवर इंडिविजुअल सेल्फहुड एंड द नोशन ऑफ लिटरेचर इटसेल्फ, और लिटरेचर खुद ही। ये सब क्या है? ये ऐसे बेसिक्स हैं कि हमें माना जाता है कि दे आर ऑलरेडी गिवन टू अस एंड आर एक्चुअली फ्लूइड एंड अनस्टेबल थिंग्स। और ये सब की सब आप देखें तो चेंजिंग है, फ्लूइड एंड अनस्टेबल चीज है, बदलती रहती है। चाहे वो जेंडर आइडेंटिटी भी आप देखें तो जेंडर रोल आजकल काफी तेजी से चेंज हो रहा है ना, रादर देन फिक्स्ड एंड रिलायबल एसेंसेस। ये फिक्स्ड एंड रिलायबल एसेंसेस नहीं है, रादर दे आर फ्लूइड एंड अनस्टेबल है। और क्या कह रहे हैं? इंस्टेड ऑफ बीइंग सॉलिडली देयर इन द रियल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ये जितनी भी चीजें हैं आप देखेंगे, दे आर नॉट सॉलिडली देयर इन द रियल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट एंड एक्सपीरियंस, रादर दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। मतलब ये रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसको हम आपने बनाया हुआ है। दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। चाहे वो जेंडर हो, चाहे इंडिविजुअल सेल्फहुड हो ना, जेंडर आइडेंटिटी हो, वो हमने बनाया हुआ है, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। दैट इज डिपेंडेंट ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। कहने का मतलब ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं एंड ऑन शिफ्टिंग वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग। और इसको देखने के और सोचने के जो शिफ्टिंग वेज हमारे हैं, उस पर ये डिपेंड करती हैं कि हम इनको क्या कहें।
मतलब दे डू नॉट हैव देयर रियल एग्जिस्टेंस, रादर दे आर सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड आर well dependent on social and political forces and on the shifting ways of how we think and how we see them. हम उनको कैसे सोचते हैं, हम उनके बारे में कैसा सोचते हैं और उनके बारे में कैसा उनको देखते हैं, उस पर डिपेंड भी करता है। अगर हम फिलॉसफिकल टर्म्स में बात करें तो ये जितने भी चीजें हैं, ऑल दीज आर कॉन्टिजेंट कैटेगरीज, ये सब की सब कॉन्टिजेंट कैटेगरी है। कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है कि विच इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो डिनोटिंग अ स्टेटस विच इज टेम्पररी, जो टेम्पररी स्टेटस का होता है, प्रोविजनल होता है, सरकमस्टांसेस डिपेंडेंट, परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जैसे आपका रिजल्ट निकलता है ना, तो बहुत सारे बच्चों के आगे प्रोविजनल लिखा होता है। प्रोविजनल मतलब कि अभी कुछ देर के लिए इनका रिजल्ट वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, और इनका कुछ डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन हो जाएगा तभी अस्थाई होगा। तो ये क्या है? ये दे आर कॉन्टिजेंट, ये सब के सब कॉन्टिजेंट हैं, इनका एक टेम्पररी स्टेटस है और ये सर्कमस्टांसेस डिपेंडेंट हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। रादर देन एब्सोल्यूट वंस, न कि ये एब्सोल्यूट्स हैं अपने आप में, पूर्ण है। दैट इज फिक्स्ड एंड इम्यूटेबल नहीं है, बल्कि ये क्या है? चेंजेबल हैं, दे आर सर्कमस्टांसेस डिपेंडेंट हैं। एंड हेंस नो ओवररीचिंग फिक्स्ड ट्रुथ कैन एवर बी एस्टैब्लिश्ड, और इसीलिए कोई भी ओवररीचिंग फिक्स्ड ट्रुथ हम कर ही नहीं सकते, एस्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज फिक्स्ड जो है ट्रुथ नहीं बनाया जा सकता। द रिजल्ट्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी आर प्रोविजनल इंक्वायरी। इसीलिए जितना कुछ भी लोगों ने सोचा है सब टेम्पररी है। आप ये फिक्स मान नहीं सकते कि नहीं प्लेटो ने कह दिया तो ये फिक्स हो गया, इसको मान लिया, अरिस्टोटल ने कह दिया तो मानना ही पड़ेगा, ड्राइडन ने कह दिया तो फादर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कभी कभी उनको कहा जाता है, इनको मान ले, अरे प्रैक्टिकल अप्रोचेस को नहीं। रिचर्ड्स ने कह दिया, नो 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 नो, कह रहे हैं नहीं भैया, ये जितनी भी फिलोसफिकल इंक्वायरीज हुई हैं, जितनी भी स्टडी हुई हैं, दे आर सर्कमस्टांसेस डिपेंडेंट, सर्कमस्टांस पर डिपेंड करती हैं, दे आर नॉट चेंजेबल, वो चेंजेबल नहीं है, सॉरी दे आर चेंजेबल, दे आर नॉट एब्सोल्यूट वंस, अपने आप में एब्सोल्यूट वंस नहीं है, ये चेंजेबल हैं। इसीलिए जितनी भी इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी आज तक हुई है, जितनी भी हुई है, दे आर प्रोविजनल, वो प्रोविजनल है, कोई भी ओरिजिनल नहीं है, मतलब उसमें बदलाव होता रहता है। देयर इज नो सच थिंग एज अ फिक्स्ड एंड रिलायबल ट्रुथ, इसीलिए फिक्स्ड और रिलायबल ट्रुथ जैसा इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग फिक्स्ड एंड रिलायबल समझते हैं ना कि दिस इज फिक्स्ड एंड रिलायबल, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट फॉर द स्टेटमेंट दैट दिस इज सो। केवल वो स्टेटमेंट ये ऐसा है, उसके अलावा वास्तव में वो ऐसा है कि नहीं। जैसे सपोज करें, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि दिस इज द इंटरैक्टिव पैनल दैट आई हैव, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रुथफुल है, स्टेटमेंट अपने आप में ये सही है कि ये इंटरैक्टिव पैनल है और ये मेरा है, मैंने ये कह दिया, आपने स्टेटमेंट सुना, स्टेटमेंट इन इटसेल्फ इज ट्रू, मतलब जो मैंने बोला लिखा वो सही है, लेकिन उसकी मीनिंग ट्रुथफुल है ये नहीं कह सकते, ये फिक्स किया ही नहीं जा सकता। क्यों? हो सकता है मैंने किराए पर लिया हो सकता है मैं कहीं और पर खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं, इसका मीनिंग वेरी करता रहता है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर स्टेटमेंट दैट दिस इज सो, presumably the position on these matters which theory attacks is often referred to in kind of shorthand as essentialism। और यही जो इस प्रकार के स्टेटमेंट पर, इस प्रकार की चीजों पर, मैटर पर जब थ्योरी अटैक करती है, तो ये अटैक करने का जो तरीका उसका है वो क्या कहलाता है? इसेंशियलिज्म कहलाता है। While many of the theories discussed in this book would describe themselves as anti-essentialism, और बहुत सारी थ्योरीज जहां पर हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं वो एंटी एसेंशियलिस्ट थ्योरीज हैं। थ्योरिस्ट जनरली बिलीव, हर एक थ्योरिस्ट को लगता है कि दैट ऑल थिंकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरली अफेक्टेड एंड लार्जली डिटरमाइंड बाय प्रायर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। उनको लगता है कि जो भी पहले के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स हैं, लोगों ने करी हैं, जो भी चीजें हैं, हमारा जो भी इन्वेस्टिगेशन और थिंकिंग होता है वो उससे प्रभावित होता है, ये हर एक थ्योरिस्ट का मानना होता है। मतलब पीछे जो स्टडी की गई उससे प्रभावित होता है। The notion of disinterested inquiry is therefore
अनटेनेबल कह रहे हैं कि इसीलिए जो डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी है वो शायद पॉसिबल नहीं है। नन ऑफ अस दे वुड आर्ग्यू इज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बैक फ्रॉम द स्केल्स एंड वेइंग थिंग्स अप डिस्पैशनेटली। कह रहे हैं कोई ऐसा नहीं होगा जो चीजों को डिस्पैशनेटली क्या करे, वे करे या स्केल करे, ऐसा बड़ा मुश्किल है। रादर ऑल इन्वेस्टिगेटर्स हैव अ थंब ऑन वन साइड और अदर ऑफ द स्केल्स। भाई आप नाप करेंगे, आप सोचेंगे थंब ना पड़े, किसी ना कहीं तो थंब पड़ेगा ही। अगर स्केल से आप नाप रहे हैं, सपोज करिए कोई चीज, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे स्केल पकड़ के नाप रहे हैं, तो आप बिना स्केल को टच किए अगर आप सोचें, बिना स्केल को टच किए आप मेजरमेंट कर लें तो नहीं कर सकते। ऐसे जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी होती है, तो उसमें इंक्वायरी करने वाले का अपना प्रभाव न रहे और बिल्कुल उससे डिसइंटरेस्टेड हो जाए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। एवरी प्रैक्टिकल प्रोसीजर, जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर इंस्टांस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हम यहाँ पर लिटरेरी क्रिटिसिज्म के उदाहरण की बात कर रहे हैं, प्रीसपोजेस अ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सम काइंड। ये किसी प्रकार के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव को पहले से ही सपोज करके रखता है। To deny this is simple to try to place our own theoretical position beyond scrutiny as something which is common sense or simply given। कह रहे हैं अगर to deny this, अगर आपको इसे डिनाई करना है, simply to try to place our own, अपने ही जो थियोरेटिकल आपके पोजीशंस हैं उसको स्क्रूटनी से बाहर रखिए और इसको एज अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस बना दीजिए या सिंपली गिवन बना दीजिए। दिस कंटेंशन, और ये जो कंटेंशन है, इज प्रॉब्लमेटिकल, ये प्रॉब्लमेटिकल होता है वास्तव में देखा जाए, एंड यूजुअली ओनली मेड एक्सप्लिसिट एज अ काउंटर टू स्पेसिफिक आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय अपोनेंट्स। केवल ये अपोनेंट्स के जो आर्गुमेंट्स होते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं, केवल उसको काउंटर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भाई हमने जो कहा आप अपने कॉमन सेंस से इसको देख लीजिए, दिस इज राइट। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। द प्रॉब्लम विद दिस व्यू इज दैट इट टेंड्स टू डिस्क्रेडिट वंस ओन प्रोजेक्ट। इस ये जो अप्रोच है, ये जो चीजें हैं, इसका एक सबसे बड़ा इस व्यू का प्रॉब्लम क्या है, ये जिस चीजों को पर निर्भर करता है उसी को डिस्क्रेडिट करता है, अपने खुद के प्रोजेक्ट को डिस्क्रेडिट करता है along with all the rest, और बाकी को तो करता ही है। इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेटिविज्म, और इसी को बोलते हैं रिलेटिविज्म, which disables argument and cuts the ground from under any kind of commitment। और ये क्या करता है, आर्गुमेंट को तो डिसेबल कर ही देता है, साथ साथ में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट से इसको दूर ले जाता है। तो रिलेटिव स्टडी आपने पढ़ी होगी, रिलेटिव स्टडी, तो रिलेटिविज्म, इंसेंशनलिज्म, ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि लैंग्वेज इटसेल्फ कंडीशंस, लिमिट्स एंड प्रीडिटरमाइंस व्हाट वी सी। अच्छा, हम जो कुछ भी देखते हैं उसको, जो कुछ भी हम देखते हैं उसको लिखना हो, अगर उसको बताना हो हमें, तो लैंग्वेज अपने आप क्या करती है, इटसेल्फ कंडीशन करती है, उसको लिमिट करती है और प्रीडिटरमाइन करती है। बस ऑल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज। इस प्रकार से देखें तो जितनी भी रियलिटी है वो लैंग्वेज के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है। सपोज करिए मैंने एक गुलाब का फूल देखा ना, अब मेरी लैंग्वेज, मेरे अंदर जो आया, जो मैंने उसको लोगों को बताया, उसने क्या किया, गुलाब को कंस्ट्रक्ट किया, ना कि गुलाब अपने आप में है, बल्कि लैंग्वेज ने उसको कंस्ट्रक्ट किया। तो कह रहे हैं कि ऑल रियलिटी, इस प्रकार से देखें तो जितनी चीजें, जितनी भी रियलिटीज हैं, आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज, सो दैट नथिंग इज सिंपली देयर इन एन अनप्रॉब्लमेटिकल वे, एवरीथिंग इज लिंग्विस्टिक टेक्सचुअल कंस्ट्रक्ट। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अनप्रॉब्लमेटिकल वे में हो, सब कोई लैंग्वेज से, सब कोई टेक्सचुअल कंस्ट्रक्शन से बना हुआ है। कोई भी चीज जो है, आप कोई भी चीज बोलेंगे, नाम तो बोलेंगे, लैंग्वेज आएगा, लिंग्विस्टिक्स का यूज होगा। लिंग्विस्टिक और टेक्सचुअल कंस्ट्रक्ट है। कोई भी थिंग रियली में सिंपली एग्जिस्ट नहीं करती, वो कंस्ट्रक्टेड है किसके थ्रू, या तो लिंग्विस्टिक के थ्रू या टेक्सचुअल के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू कंस्ट्रक्टेड है, सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है। लैंग्वेज डजंट रिकॉर्ड रियलिटी, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं करता है, इट शेप्स एंड क्रिएट्स इट, बल्कि
रियलिटी को शेप करता है और क्रिएट करता है। जैसे आपने कोई इंसिडेंट देखा, अब दैट इज़ नॉट द रियलिटी। आपने इंसिडेंट देखा और वो आकर के आपने बताया वर्ड्स में। आपने बताया, वी इमेजिन हाँ, ऐसा हुआ होगा। आपको लग रहा है कि दैट एक्सीडेंट इज़ रियल, दैट इंसिडेंट इज़ रियल, बट एक्चुअली लैंग्वेज इटसेल्फ शेप्स इट। लैंग्वेज इसको शेप करता है। वो क्या है, कैसे, कौन जानेगा? लैंग्वेज शेप करता है, लैंग्वेज उसको बताता है और उसी को क्रिएट करता है, सो दैट द होल ऑफ आवर यूनिवर्स इज टेक्सचुअल। इस प्रकार से देखें, ये हमारी पूरी की पूरी दुनिया टेक्सचुअल है, रियलिटी है ही नहीं, टेक्सचुअल है। फर्दर फॉर द थियोरिस्ट, मीनिंग इज ज्वाइंटली कंस्ट्रक्टेड बाय रीडर एंड राइटर। और आगे थियोरिस्ट ये भी करते हैं कि मीनिंग तो ज्वाइंटली कंस्ट्रक्ट की जाती है, किसी चीज की मीनिंग अपने में खुद में नहीं होती है, ज्वाइंटली उसकी मीनिंग बनती है। कैसे बनती है? रीडर और राइटर मिल करके उसकी मीनिंग बनाते किसी चीज की, अदरवाइज किसी चीज की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है। एक सिंपल सी चीज है ना, सपोज करिए मान लीजिए इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हम हैं और आप लोग हैं, जो भी देख रहे हैं हमारे 10 जितने भी लोग देख रहे हैं, 10 20 50 100 1000 जो भी देख रहे हैं, आप हैं और हम हैं, हम ही एग्जिस्ट करते हैं। हमने आपसे कहा कि अब आज से हम लोग इसको पेन नहीं बोलेंगे, रादर हम आज से इसको हम लोग कुछ और भी नाम इसको दे देते हैं। सपोज करिए इसको हमने सोफा नाम दे दिया। अब हम सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लिया कि इसको सोफा बोलेंगे। नाउ ये रियलिटी ये है, रियलिटी इज द ऑब्जेक्ट, बट वी सोशली कंस्ट्रक्टेड इट। सोशली हम लोगों ने क्या किया, सॉरी लिंग्विस्टिकली हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया एंड नाउ इट इज नोन एज सोफा। अब ये सोफा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन है और बनाता कौन है? रीडर एंड राइटर। बताने वाला बताता है और रीडर उसको समझता है। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज इस दुनिया में जो है वो टेक्सचुअल है और बिना लिंग्विस्टिक्स के जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इट isn't just there and waiting before we get to the text but requires the reader's contribution to bring it into being। कह रहे हैं कि वो सारी चीजें वहां पर होती हैं टेक्स्ट में, लेकिन ये रीडर होता है जो उसको वास्तविकता में ले आता है। रीडर का कंट्रीब्यूशन होता है कि जो उसको रियलिटी में लेकर के आता है। राइटर तो क्या करता है, केवल उसको सामने रख देता है। Hence any claim to offer a definitive reading would be futile। अगर आप सोचें कि हम ये कहें कि इसकी एक डिफिनिटिव रीडिंग है, भैया यही फिक्स है, यही रीडिंग है, वो वास्तव में एक व्यर्थ का प्रयास है, बिल्कुल मीनिंगलेस है। द मीनिंग्स विद इन लिटरेरी वर्क आर नेवर फिक्स्ड एंड रिलायबल। किसी भी लिटरेरी वर्क में मीनिंग न तो फिक्स्ड होती है और न ही रिलायबल होती है। कोई कितनी भी स्टडी हो जाए, उसकी मीनिंग ना ही फिक्स रह सकती है, ना ही रिलायबल रह सकती है, बट ऑलवेज शिफ्टिंग। बल्कि हमेशा कैसी रहेगी? शिफ्टिंग रहेगी, बदलती रहेगी, मल्टी फेसेटेड होगी। ध्यान रखिएगा, एक जैसी मीनिंग कभी नहीं निकल सकती, एंड एम्बिगुअस होगी, और भाई क्लियर तो कभी हो ही नहीं सकती। इन लिटरेचर एज इन ऑल राइटिंग, लिटरेचर की बात करें और भी राइटिंग में जैसे होता है, इन द सेम वे देयर इज नेवर द पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग फिक्स्ड एंड डेफिनिट मीनिंग्स। कभी भी फिक्स्ड एंड डेफिनिट मीनिंग रखी ही नहीं जा सकती, बताई ही नहीं जा सकती कि इसका यही फिक्स्ड मीनिंग है। सपोज करिए मैंने आपसे कह दिया PEN पेन, और ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, कह दिया कि ये पेन है, ये फिक्स मीनिंग है। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप अभी लैंग्वेज में थोड़ी सी देख लीजिए, आप इंग्लिश में इसको पेन बोलते हैं, यही सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हिंदी लिख देंगे तो ये कलम हो गया। सेम हो ही नहीं सकती, चेंज हो गया। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ सेम कभी नहीं हो सकती। अभी अलग-अलग लैंग्वेज में आप देखेंगे, फ्रेंच में देखेंगे जो है और चाइनीज़ में, तो अलग-अलग आपको मिल जाएगा। तो एम्बिगुअस होता है, ध्यान रखिएगा, मल्टीफेसेटेड होता है। लिटरेचर कह रहे हैं कि पॉसिबली एस्टैब्लिशिंग फिक्स्ड एंड डेफिनिट मीनिंग वो संभव नहीं है। रादर इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज टू जनरेट इनफाइनाइट वेब्स ऑफ मीनिंग। बल्कि ये लैंग्वेज का ही कमाल होता है कि जो कि क्या करता है, इनफाइनाइट वेब्स ऑफ मीनिंग को जनरेट करता है, पूरा जाल, अनंत जाल बना देता है। एक ही चीजों की मीनिंग का अनंत जाल बनाता, कौन बनाता है? लैंग्वेज बनाता है। सो दैट ऑल टेक्स्ट आर नेसेसरली सेल्फ कंट्राडिक्टरी। इस प्रकार से देखें तो जितने टेक्स्ट होते हैं
वो अपने आप में सेल्फ कंट्राडिक्टरी होते हैं। एज़ द प्रोसेस ऑफ डिकंस्ट्रक्शन विल रिवील, आगे जब आप डिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो आपको रिवील करेगा कि सब अपने आप में क्या हैं? सेल्फ कंट्राडिक्टरी होते हैं। There is no final court of appeal in these matters, since literary texts, once they exist, are viewed by the theorist as independent linguistic structures whose authors are always dead or absent. कह रहे हैं कि इन सब मामलों में कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं हो सकती। कारण क्या है? कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट एक बार लिख दिया गया और वो एग्जिस्ट करता है, आ गया, और तो उनको हमेशा दे आर व्यूड बाय द थ्योरिस्ट एज इंडिपेंडेंट। थ्योरिस्ट को उसको हमेशा इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, हुज ऑथर्स आर ऑलवेज डेड और एब्सेंट, और जिनके ऑथर्स हमेशा डेड होने चाहिए या एब्सेंट होने चाहिए। मतलब ऑथर शुड नॉट बी नोन टू द थ्योरिस्ट, ऑथर को की जानकारी नहीं होनी चाहिए, केवल टेक्स्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए। थ्योरिस्ट हमारे जो है दे डिस्ट्रस्ट ऑल टोटलाइजिंग नोशंस। अच्छा, टोटलाइजिंग नोशन पर भी ये विश्वास नहीं करते हैं। फॉर इंस्टांस द नोशन ऑफ ग्रेट बुक्स, जैसे एक हमारे यहाँ है महान किताबें, जो बहुत सारी फेमस प्रसिद्ध किताबें हैं, उसका एक नोशन है, उसको भी थ्योरिस्ट नहीं मानते हैं। कोई किताब महान कैसे हमेशा रह सकती है? नहीं रह सकती। हो सकता है वो एक एज में, एक पर्टिकुलर टाइम में महान रही हो। तो कह रहे हैं कि ग्रेट बुक्स एज एन एब्सोल्यूट एंड सेल्फ सस्टेनिंग कैटेगरी इज टू बी डिस्ट्रस्टेड। कह रहे हैं कि ये तो इनको डिस्ट्रस्ट किया ही जाना चाहिए। एज बुक्स ऑलवेज अराइज आउट ऑफ अ पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि कोई भी बुक वो कैसे बनती है? उस समय के पर्टिकुलर सोशियो पॉलिटिकल के व्यू को ध्यान में रखते हुए लिखी जाती है। तो हाउ इट कैन बी सेम फॉर द ऑल एजेस, हर एजेस के लिए सेम कैसे हो सकती है? 16th सेंचुरी में कोई चीज लिखी गई है, उस समय का सोशियो, उस समय का जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो है क्या कंडीशन थी और कैसे ये लिखा गया, आज 21st सेंचुरी में भी अगर आप उसको ग्रेट बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि आप जो है टेक्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं एंड दिस सिचुएशन शुड नॉट बी सप्रेस्ड एज टेंड्स टू हैपन व्हेन दे आर प्रमोटेड टू ग्रेटनेस। और इस बात को दबाइए मत। सही बात है कि कोई भी बुक सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रख के लिखी जाती है, तो 16th सेंचुरी के हिसाब से वो बहुत अच्छी थी, लेकिन 21st सेंचुरी के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको ग्रेट नहीं बोल सकते। जब किसी बुक को आप इवैल्यूएट करिए तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आप कब उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। लाइकवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एज जनरलाइज्ड, इसी तरीके से जैसे ह्यूमन नेचर को जनरलाइज नॉर्म माना जाता है, विच ट्रांसेंड्स द आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, और इसी से एक आइडिया निकले, बहुत सारे आइडियाज आए, जैसे पर्टिकुलर रेस आया, जेंडर आया, क्लास आई, इज टू बी डिस्ट्रस्टेड टू, इनको भी ट्रस्ट नहीं किया जाना चाहिए। भाई एक ही आइडिया कर दिया ना, एक ही आइडिया कर दिया कि पहले जो पंडित जी थे पंडित जी की बात करूं तो पंडित जी मतलब जो साधु महात्मा होते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, वेद पुराण और इन सब का अध्ययन किया करते थे, वो लोगों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में ना। नाउ नाउ उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो एक स्कॉलर लोग जो थे, पढ़ने लिखने वाले जो लोग थे, उनको उनकी जो कैटेगरी थी जिनको ब्राह्मण कहा गया, और जो थोड़े से लड़ाके टाइप के थे या कहें कि सुरक्षा को लेकर, इन सब चीज को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते थे, उनको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया। तो ये जो डिवीजन हुआ, तो अब क्या आज जो क्षत्रिय है हमारा सो कॉल्ड समाज में जो इस समय चल रहा है, क्या क्षत्रिय वो टीचर का काम नहीं कर रहा है, गुरुकुल का काम नहीं कर रहा है, गुरुकुल के टीचर का कर रहा है? जो शूद्राज हमारे यहाँ कहे जाते हैं, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? वो भी तो कर ही रहे हैं ना, वो भी टीचिंग का काम कर रहे हैं ना। टीचिंग का काम करना, टीचर का काम करना, मतलब दे आर डूइंग द वर्क ऑफ पंडित जी, तो नाउ दे आर पंडित जी, वो लोग पंडित जी हो गए भाई, उसमें कौन सा डाउट है? पंडित जी हैं वो, बिल्कुल हैं। कह रहे हैं कि अगर ये आपने फिक्स कर दिया, हमारे समाज में दुख इसी बात का है कि इसको लोगों ने फिक्स कर दिया, कर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ, अब उस मीनिंग को फिक्स किया, जबकि हमारी थ्योरी कहती है कि मीनिंग कभी फिक्स नहीं हो सकती। मीनिंग तो समय के हिसाब से, एज के हिसाब से बदलती जाती है। मीनिंग कैसे फिक्स हो सकती है भाई? समय परिस्थिति के हिसाब से। सपोज करिए ए बी
ए बी सी डी आर 4 फ्रेंड्स, ये चारों फ्रेंड हैं ए बी सी डी। आज 2026 में ए जो है वो मान लीजिए कोई काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। बी जो है 2028 में जाकर के बिजनेस कर रहा है, सी 2030 में जाकर के बिजनेस कर रहा है, डी 2040 में। तो भैया आज जब 2040 में ये भी सब बिजनेस कर रहे हैं, तो इफ ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ही इज क्या कहते हैं वैश्य, तो क्या 2040 में ये सब वैश्य नहीं हो गए? मीनिंग तो चेंज होनी चाहिए ना, शिफ्टिंग होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज ने अपने बेनिफिट के लिए क्या किया? मीनिंग को कांस्टेंट बना दिया। जबकि थ्योरिस्ट भी हमारे कहते हैं कि मीनिंग कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो शिफ्टिंग होती है। चलिए, ये तो बहुत लंबा गूढ़ विषय है, इन सब में हम लोगों को क्या ही पढ़ना। नेता लोग हैं वो अपना करेंगे, अपने हिसाब से वोट-वोट लेते रहेंगे और कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी काम करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ी बहुत राय पढ़ा, ये केवल मैं आपको ये समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे इन सब में बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, तो ये क्या करें? सिंस इट इज़ यूजुअली इन प्रैक्टिस, ये क्या है? ये सब यूजुअली देखें तो प्रैक्टिस में है। आइडिया पर्टिकुलर रेस, फलाना जाति का है, फलाना बिरादरी का है, पर्टिकुलर जेंडर। अब जेंडर हमारे यहाँ काम जेंडर से बांट दिया गया, जेंडर से बांट दिया गया। हार्ड वर्क है, जो है इतना वजन है तो ये फला उठाएगा, वो है तो ये करेगा, लेडी है तो घर के बाहर नहीं जाना है, जेंट्स है तो घर के बाहर ही रहना है ना। जेंडर रोल जो जिसको हम बोलते हैं, क्लास डिस्टिंक्शन जो कर दिया गया हमारा, ये सब फिक्स कर दिया गया। इनको भी डिस्ट्रस्ट करना चाहिए भाई। चलिए फिलहाल, और यही जो प्रैक्टिस थी, सिंस इट इज यूजुअली इन प्रैक्टिस यूरोसेंट्रिक, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है यूरोसेंट्रिक, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाइट यूरोपियन नॉर्म्स। ये व्हाइट यूरोपियन नॉर्म्स पर जो है आधारित है यूरोसेंट्रिक एंड एंड्रोसेंट्रिक। ध्यान रखना ये दोनों टर्म याद कर लो। दैट इज बेस्ड ऑन मैस्कुलिन नॉर्म्स एंड एटीट्यूड। एंड्रो, एंड्रो का मतलब ही मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन नॉर्म्स पर जो बेस्ड है और एटीट्यूड पर, उसको हम बोलते हैं एंड्रोसेंट्रिक, और जो व्हाइट यूरोपियन नॉर्म्स पर बेस्ड है उसको हम बोलते हैं यूरोसेंट्रिक। ये प्रैक्टिसेस भी प्रिवेलेंट थी, ये भी प्रचलन में थी। Thus, the appeal to the idea of generalized, supposedly inclusive human nature is likely in practice to marginalize or denigrate or even deny the humanity of women or disadvantaged group. अब सबसे बड़ी बात, इसका मतलब जो जनरलाइज्ड आइडिया हमारा था, जिसको ह्यूमन नेचर हम कहते हैं, ये वाला जो आइडिया था, इंक्लूसिव ह्यूमन नेचर वाला जो आइडिया था, ये जानबूझकर प्रैक्टिस में लाया गया, या तो एक किसी विशेष वर्ग को मार्जिनलाइज करने के लिए, मार्जिनलाइजेशन की प्रैक्टिस करने के लिए, टू डेनिग्रेट करने के लिए, आर इवन टू डिनाई करने के लिए द ह्यूमैनिटी ऑफ वीमेन। भाई वीमेन की भी ह्यूमैनिटी होती है, आर डिसएडवांटेज ग्रुप, या जो आज डिसएडवांटेज ग्रुप है, शायद हो सकता है जानबूझकर ऐसा किया गया हो, लेकिन फिलहाल ये एग्जिस्ट करते थे तो करते थे, आज भी करते हैं। तो सम ऑफ दीज 5 पॉइंट्स फॉर थ्योरी, कुल मिला-जुला कर थ्योरी के लिए ये 5 पॉइंट हैं आपके। एक है पॉलिटिक्स इज परवेसिव। पॉलिटिक्स तो आप सबको पता है परवेसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लैंग्वेज इज कंस्ट्रक्टिव, और लैंग्वेज हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये तो एक अभिन्न अंग है, इसको आप हटा ही नहीं सकते थ्योरी का। ट्रूथ इज प्रोविजनल, और ये भी आप जान लीजिए कि सत्य जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, सत्य प्रोविजनल होता है, हमेशा ओरिजिनल नहीं होता। मीनिंग इज कॉन्टिजेंट, और मीनिंग भी शिफ्टिंग होती है, मीनिंग भी चेंजेबल होती है। एंड ह्यूमन नेचर इज मिथ, और ह्यूमन नेचर ये मिथ है कि ह्यूमन नेचर है, ऐसा ही है, ये ह्यूमन नेचर नहीं, नेचर वेचर सब बदल जाता है। ये एक कहानी है, मिथ है कि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, ये एक मिथ है। चलिए, if at later point in this book or later in your study of theory, you begin to find that your grasp of things is slipping, it would be worthwhile coming back to the list to remind yourself of the basic frame. अगर कभी आपको थ्योरी पढ़ते समय, चाहे इस बुक को पढ़ते समय, चाहे दूसरी पढ़ रहे हो, कभी कोई कंफ्यूजन हो, तो फिर से आकर के इन चीजों को एक बार पढ़ लेना, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इन्होंने बिब्लियोग्राफी दी है, जो आप चाहें तो कभी आप इसको पढ़ सकते हैं।
अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ नाम है जो मैं आपको बता दूँ, आपको याद रखने चाहिए। जैसे द प्लेज़र्स ऑफ रीडिंग इन एन आइडियोलॉजिकल एज, ये बुक अक्सर एग्ज़ामिनेशन में पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। जो है ये रॉबर्ट अल्टर की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉलेमिकल एंटी थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन, द डिसअपीयरेंस ऑफ रीडिंग, इसको छोड़ दीजिए, द फाइनल चैप्टर ये भी छोड़ दीजिए। आपका ये इम्पोर्टेंट है, हेलन गार्डनर की बुक है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा, इन डिफेंस ऑफ द इमेजिनेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बुक है। एग्जाम में हेलन गार्डनर पूछी भी जाती है, इनसे कई सारे क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 2 बुक आप याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद फ्रैंक कर्मोड की हमने चर्चा करी ही थी, जो है पीछे इनकी जो बुक थी ऑन इमेजिनेशन, उस पर हमने चर्चा करी ही थी। उसके बाद जेम्स ग्रिबल का है लिटरेरी एजुकेशन री-इवैल्यूएशन, ये भी आप जो है फॉर रेफरेंस देख सकते हैं। मतलब बुक का नाम याद कर लीजिएगा ज़रूर, सारी बुक तो पढ़ना और पढ़ाना वो तो असंभव है, लेकिन कभी नेट के एग्ज़ाम में मैच कराने के लिए आ जाता है, तो हो सकता है इस बुक का नाम दे देंगे। तो इसलिए आपके दिमाग में अच्छे-अच्छे जो राइटर्स हैं ना, उनकी किताबें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कि जब आपने पढ़ा था तो जो है हाँ, ये देखिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बुक है। क्रिस बाल्डिक इनका पूछा भी जाता है, द सोशल मिशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़, 1848 से 1932 जो है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये खास करके इंग्लैंड में इंग्लिश का जो राइज़ हुआ था एज़ एकेडमिक सब्जेक्ट, पीछे हमने पढ़ा था ना, तो उसका जो है कंटेंट इन्होंने बेरी ने यहाँ से पढ़ कर के लिया हुआ है। ये बुक है द सोशल मिशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़, जो कि बात करती है कि कैसे इंग्लिश एज़ अ सब्जेक्ट जो है एकेडमिक कोर्स में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है? उसके बाद तो छोटी-छोटी बुक्स और भी बहुत सारे, हाँ, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट राइटर बहुत हैं। टेरी ईगल्टन, आप मार्क्सिस्ट पढ़ते हैं, इनको इनका नाम आएगा आगे, आप पढ़ेंगे ही। इनकी बड़ी फेमस बुक है द राइज़ ऑफ इंग्लिश, द राइज़ ऑफ इंग्लिश, जो कि चैप्टर 1 इन हिज़ लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन नाम की इनकी एक बुक है, उसमें चैप्टर 1 है द राइज़ ऑफ इंग्लिश, जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेरी ईगल्टन चूँकि इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना चाहिए। उसके बाद प्रोफेसिंग लिटरेचर एंड इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, ये उतना इम्पोर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल तो आप जितना मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ इसको रट लेना है भैया, भूलना नहीं, ध्यान रखना। भूलोगे तो एग्जाम में झूलोगे। डीजे पामर हैं, इनका भी छोड़ दीजिए, स्टीफन पॉटर हैं, छोड़ दीजिए। देन हाँ, इनकी बुक इनका भी एग्जाम में पूछा जाता है। ईएमडब्ल्यू टिलयार्ड, ईएमडब्ल्यू टिलयार्ड की भी किताबें पूछी जाती हैं। द म्यूज़ अनचेन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई। ये तो देखिए याद भी आ गई मुझे। एन इंटीमेट अकाउंट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज एट कैम्ब्रिज, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द म्यूज़ अनचेन्ड, ठीक है? तो चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब हमारा चैप्टर आ गया स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसी की हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम ये पढ़ेंगे आपके अगले वीडियो में, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स अपने ज़रूर डालिएगा। कमेंट्स से क्या होता है कि रीच जो है बढ़ती है, तो एज़ मेनी कमेंट्स आप कर सकते हैं, एक-एक लोग उतने किया करिए ज़रूर। दिस हेल्प्स अ लॉट, काफ़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में, ऐसा नहीं है। तो कोशिश आप अपनी कोशिश कर सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल फॉर यू, जस्ट मैटर ऑफ अ मिनट और 2, 1-2 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, इससे ज़्यादा तो लगते नहीं हैं। उससे ज़्यादा पता नहीं कितनी हज़ारों रील्स आप स्क्रॉल कर देते हैं। आई जनरली डू नॉट मेक रील्स, रील्स नहीं बनाता हूँ, बट मैंने जो है शॉर्ट्स जो है आपके लिए छोटे-छोटे पॉइंट्स पर, खास करके टर्म्स के लिए मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ में शुरू करने वाला हूँ, तो आप लोग उस पे ज़रूर जुड़िएगा, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे। हेलो।